अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं जी। मंगल का दिन है लेकिन इमरान खान साहब की बहनें जो कि अडयाला के बाहर टाइम से मौजूद थी, इसके बावजूद उनकी मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा और बज़ाहिर यही लग रहा है कि उनकी मुलाकात नहीं कराई जाएगी। उधर ये भी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि 35 पैसे फ़ी लीटर का जो एक बहुत बड़ा सारा रिलीफ दिया गया अवाम को, उससे अवाम परेशान हो गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि जो इतने पैसे हमें मिल रहे हैं आखिर हमने वो इस्तेमाल कहाँ करने हैं। दूसरी तरफ बारिशें हो रही हैं जिसकी वजह से काफ़ी तबाही भी देखने में आ रही है और बड़े बड़े शहरों के एक जैसे हालात नज़र आ रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे और कुछ जिक्र करेंगे जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी का भी, जिन्होंने कश्मीर इलेक्शन के हवाले से कुछ अहम बातें की हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की कैद तन्हाई की। तो कैद तन्हाई उनकी जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसके अंदर 3 हफ्तों की मोहलत दे दी गई और ये कहा गया कि जी कैद तन्हाई अगर जारी है तो कोई मसला नहीं है, पहले ज़रा टेक्निकली चीज़ें पूछ ली जाएं और रिकॉर्ड मंगवाया गया है कि कब कब कैसे कैसे मुलाकातें हुई हैं वगैरह वगैरह। तो 3 हफ्तों का टाइम जो है वो दिया गया। बज़ाहिर इससे यही नज़र आ रहा है कि मुलाकात नहीं होनी, क्योंकि अगर मुलाकात होनी होती तो आपको अदालतों से, बल्कि अदालतों से भी मेरा ख्याल है किसी ऑर्डर की ज़रूरत ना पड़ती। वैसे ही अदालतों का ऑर्डर तो पहले ही मौजूद है, वैसे ही मुलाकात करवा दी जाती। तो बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि कोई मुलाकात नहीं होनी और इसी वजह से अब हम देख रहे हैं कि जो बहनें हैं अगरचे वो पहुंच चुकी हैं, उनके साथ कुछ लोग मौजूद भी हैं, कारकुन और कुछ लीडर्स, लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। अलीमा खान साहिबा जो थोड़ी देर बाद पहुंची, मतलब उज़मा खान साहिबा, नौरीन खानम साहिबा पहले पहुंच गई, लेकिन अलीमा खान साहिबा जो हैं वो थोड़ी देर बाद में उन्हें ज्वाइन किया उन्होंने। लेकिन तीनों बहनें मज़ामत का इस्तारा बनकर डटी हुई हैं। अभी तक उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो हर मंगल को आती ज़रूर हैं, पहुंचती ज़रूर हैं और अपने हक़ के लिए और अपने भाई के हक़ के लिए खड़ी नज़र आती हैं। तो अभी वहाँ पे मौसम भी काफ़ी ख़राब है क्योंकि बारिश हो रही है तकरीबन पंजाब के भी मैदानी इलाकों में और खैबर पख्तूनख्वा के भी बहुत से इलाकों में। तो उसकी वजह से एक मौसम भी ख़राब है, लेकिन हमने देखा यही है कि आंधी हो, तूफ़ान हो, गर्मी हो, 45 डिग्री टेम्परेचर में भी बहनें आई हैं और 2-3 डिग्री टेम्परेचर पे भी बहनें पहुंची हैं और रात रात तक बैठी हैं। तो आज भी बारिश भी है भले, लेकिन आने वाले आ जाते हैं जनाब। तो बहनें पहुंच गई हैं लेकिन मुलाकात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। इसके ऊपर अब जो एक और अहम बात है वो ये कि जो बारिशों की मैंने बात भी की है, तो बारिशें तो पूरे मुल्क में हो रही हैं इस वक्त। ना सिर्फ ये कि पंजाब के मैदानी इलाकों में बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी बड़े बड़े सैलाबी रेले देखने में आ रहे हैं। ख़ास तौर पर खैबर से जो सैलाबी रेला आया है उसके अंदर कुछ अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात भी आई हैं। दूसरी तरफ जो बड़ी तादाद में सयाह रुख कर चुके हैं खैबर पख्तूनख्वा का, उनके लिए भी वार्निंग्स जारी की जा रही है। अगरचे 1112 वहाँ पे बड़ी तेज़ी के साथ मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, लेकिन फिर भी जो फैमिलीज़ के साथ लोग जा रहे हैं उनसे गुजारिश ये है कि एहतियात करें और कोई एडवेंचर ना करें, क्योंकि पानी के साथ आप शरारत करें या छेड़छाड़ करें तो पानी जब अपनी आई पे आता है तो खुदा न खास्ता कोई भी नुकसान हो सकता है और बड़े हादसात रूनुमा होते हैं। ये पहाड़ी इलाकों में आपको पता है रास्ते भी इसी किस्म के हैं और फिर लैंड स्लाइडिंग हो जाती है, स्लिपरी हो जाती हैं सड़कें, तो और भी ज़्यादा हादसात का इम्कान रहता है। इसके साथ साथ जब आप मौसम इंजॉय करें तो फिर उसके साथ अपने हिफाजती जो इक़दाम हैं वो भी पूरे रखें। लेकिन ये तो पहाड़ी इलाकों की सूरत हाल है। अगर पेशावर या मर्दान की बात करें, खैर मर्दान भी पहाड़ी इलाका ही है, लेकिन पेशावर में हैरत अंगेज़ तौर पर निकासी आब का बेहतर इंतज़ाम नज़र नहीं आ रहा। आज पेशावर हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो है वहाँ पर भी पानी अंदर इवन फ्लोर पर आ गया। तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है, क्योंकि लोग सवाल करते हैं और बड़ा जेन्युइनली सवाल करते हैं कि भाई आपकी 13 साल से इस सूबे में हुकूमत है, कम अज़ कम आप बहुत साइड के एरियाज़ में नहीं लेकिन कम अज़ कम जो मेन आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पर तो निकासी आब का और दीगर जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनके हवाले से इंतज़ामात जो हैं वो उसका इंतज़ाम बेहतर होना चाहिए। लेकिन अगर आज भी यही सूरत हाल है, पेशावर के मनाजिर भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तो यानी नज़र आ रही है नदी नालों में भी और उसके साथ साथ यानी अर्बन फ्लडिंग नज़र आ रही है। तो ये सूरत हाल तो इसी बात की तरफ इशारा कर रही है कि बाकायदा इंतज़ामात नहीं किए गए बारिश के पानी की निकासी के लिए या निमटने के लिए।
उसके साथ साथ अगर आप मर्दान की सूरत हाल देखें तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो तुग़यानी है वो देखने में आ रही है। लेकिन ये सूरत हाल सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की नहीं है, जो यूरोप है ना पाकिस्तान का, वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। क्योंकि हमें तो ये बताया जाता है कि पंजाब यूरोप बन चुका है और वहाँ पर तो जनाब जो बाहर के ममालिक से लोग हैं वो सीखने आ रहे हैं चीज़ें अब कि भाई कैसे मरीम नवाज़ ने इतनी तरक्की कर ली पंजाब के अंदर। तो वहाँ पे भी अगर आप देखें आज तो गुजरात एक दफ़ा फिर पूरा डूबा पड़ा है। गुजरावाला से जो मनाजिर हैं वो हैरत अंगेज़ हैं। अब गुजरावाला और गुजरात को तो छोड़िए, लाहौर में भी कई जगहों पर आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं जिससे पता चलता है कि कैसे बजट को कुछ मखसूस हिस्सों पर लगाया जाता है, उसकी तशहीर की जाती है और उसके बाद ये परसेप्शन बिल्ड करने की कोशिश की जाती है कि जैसे जी यहाँ पे बड़ी सूरत हाल चेंज हो गई है। लेकिन बाकी आप पंजाब में देख लें, सारा पंजाब और ख़ास तौर पर रावलपिंडी की सूरत हाल देख लें, आपको नज़र आ जाएगा कि क्या वहाँ पर इस वक्त उधम मचा हुआ है बारिशों की वजह से। तो कराची की तो बात हमेशा की जाती है जी। कराची में आपको पता है 2 बूंद भी पानी गिर जाए तो उसके बाद इसी तरह अर्बन फ्लडिंग नज़र आती है। तो इस मामले पर अगर कोई एक पार्टी किसी दूसरी पार्टी को तनकीद का निशाना बनाती है तो मेरा ख्याल है वो तो रहने ही देना, क्योंकि इसमें फिर सभी माशाल्लाह एक जैसे हिस्सेदार हैं। और कराची हो या फिर पंजाब के शहर हों या खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हों, आपको हर जगह पे ये मसाइल देखने को मिलते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि मीडिया को ये मसाइल सिर्फ तभी नज़र आते हैं जब ये मसाइल कराची में होते हैं, या कोई खुदा न खासा हादसा ऐसा रूनुमा हो जाए खैबर पख्तूनख्वा में तो उसके ऊपर लाइव कवरेज होती है। लेकिन अगर पंजाब के इलाकों में पानी खड़ा हुआ हो या अर्बन फ्लडिंग हो जाए तो उसके ऊपर उस तरह की आवाज़ नहीं उठाई जाती मीडिया की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि इश्तिहार तो अच्छे होते हैं। तो बहरहाल ये सूरत हाल जो है हमें बारिशों की नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अवाम को रिलीफ की बात करें तो जी 35 पैसे का रिलीफ अवाम को पेट्रोलियम प्राइस की मद में दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कल डीजल में तो 5-6 रुपए इजाफा कर दिया गया, लेकिन पेट्रोल की कीमत में 35 पैसे फ़ी लीटर कमी का ऐलान किया गया है। तो उस वक्त से जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो बहुत बेचारे परेशान भी हैं और खुश भी हैं। परेशान इसलिए हैं कि भाई इतना सारा एक साथ जो खुशी उन्हें मिली है उन्हें समझ नहीं आ रही कि अब इसको उन्होंने हैंडल कैसे करना है। और 35 पैसे जो उनके बच रहे हैं आखिर वो कहाँ इतनी बड़ी रकम छुपाएं और संभालें, तो वो बेचारे इसलिए काफ़ी परेशान हुए हैं। और बाकी जिन्होंने रोना धोना करना है वो तो आपको पता रोते धोते ही रहते हैं। तो बहरहाल जी अभी तो ये शुरुआत है, आगे देखें होता है क्या। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मुझे बता लेने दें कि कश्मीर में जो सूरत हाल है वो किस तरफ जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो कश्मीर इलेक्शन में कैंपेन भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी पार्टी की तरफ से ये ख़त भी लिखा गया इलेक्शन कमीशन को कि जनाब इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। पीटीआई पहले ही अपने तौर पर ना सिर्फ ये कि मुलतवी करने का मुतालबा कर चुकी है बल्कि उन्होंने फिर बॉयकॉट का ऐलान भी कर दिया। और जो एक्शन कमेटी है वो तो आपको पता है पहले ही धरना दिए बैठे हैं, तो वो भी ज़ाहिर इलेक्शन मुलतवी करने का ही मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन पीटीआई और पीपल्स पार्टी और एक्शन कमेटी इन सब की जो एक रिटन इंफॉर्मेशन यानी दरख्वास्त थी उसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ऑफ कश्मीर ने ये फ़ैसला किया है कि जी इलेक्शन जो हैं वो होंगे, फ़ौज की ज़ेर निगरानी होंगे। और उन्होंने अब इस इलेक्शन को 3 मरहलों में डिवाइड कर दिया है। उन्होंने कहा है कि एक साथ पूरे इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे कश्मीर के अंदर, बल्कि 3 मुख्तलिफ डिवीजन्स में मुख्तलिफ डेट्स रखी गई हैं पोलिंग की। 27 जुलाई को मीरपुर डिवीज़न में पोलिंग कराई जाएगी, 2 अगस्त को मुजफ्फराबाद डिवीज़न में, जबकि 10 अगस्त को पूंछ डिवीज़न में पोलिंग का अमल होगा। तो इस तरह 3 मुख्तलिफ तारीख़ों में ये पोलिंग होगी और इलेक्शन बहरहाल उन्होंने कहा है कि हम करवाएंगे, उससे हम पीछे नहीं हट रहे। बज़ाहिर इसका मकसद ये नज़र आ रहा है कि एक तो छोटे इलाकों में, थोड़े इलाकों में यानी इंतज़ामात करना उनको आसान होंगे और अगर कोई अमन अमान की सूरत हाल हो तो कंट्रोल करने के लिए भी उन्होंने इस बात को भी मार्जिन में रखा है। दूसरा वो अपनी बात भी रखना चाहते हैं कि जी हमने 27 जुलाई को कहा था इलेक्शन होंगे तो हम 27 जुलाई को इलेक्शन कर रहे हैं, हम किसी के आगे सरेंडर नहीं कर रहे। तीसरा उन्होंने यहाँ पर ये कोशिश की है कि जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस वक्त एहतजाज हो रहा है जैसे कि पूंछ डिवीज़न, यहाँ रावला कोट और उस इलाकों में भी, वहाँ पर उन्होंने कहा है कि जी हम 10 अगस्त तक ले गए हैं मामले को। इनका अंदाज़ा ये कि शायद उस वक्त तक हम चीज़ों को मैनेज कर लें। तो बज़ाहिर ये इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाई गई है कि जिसमें इलेक्शन को पूरा मुलतवी नहीं किया गया, लेकिन मरहलावार करवाने का मकसद बज़ाहिर यही नज़र आता है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को यकीन है कि ये इलेक्शन जो हैं वो साफ शफाफ नहीं होने। मंसूर अली खान साहब के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी का एक इंटरव्यू देखा और उसमें उन्होंने 3-4 आम बातें हैं जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है। एक तो बिलावल भुट्टो से जब मंसूर अली खान साहब ने पूछा
कि क्या कश्मीर में इलेक्शन साफ शफाफ होंगे, तो उन्होंने कहा कि कश्मीर में उतने ही इलेक्शन साफ शफाफ होंगे जैसे पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो मंसूर ने इसके ऊपर कहा कि ये तो फिर अच्छी खबर नहीं है, यानी कि जाहिर है पूरे पाकिस्तान में किस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं सबको पता है। तो बिलावल ने उस पर कहा कि हाँ अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, यानी ये कोई नई बात नहीं है, ये एक नॉर्मल रूटीन है। अब ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक सियासी जमात का जो चेयरमैन है, जो सरबराह है, वो इस बात की हकीकत मान रहा है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वो ये मान रहा है कि जो आगे भी इलेक्शन होने जा रहे हैं वो शफाफ नहीं होंगे, वो धांधली ज़दा होंगे। वो ये मान रहा है कि जो मैंडेट है इस हुकूमत के पास नहीं है, जो इस वक्त पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार है, लेकिन इसके बावजूद इंटरेस्टिंगली यही वो जमात है जो कि अपने वोटों से इसी PMLN जमात जिस पे वो धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं उनका PM भी इलेक्ट करवाते हैं। इसी पीपल्स पार्टी के वोटों से बजट भी मंजूर होते हैं, इसी पीपल्स पार्टी के वोटों से आईनी तरमीम भी होती हैं, इसी PMLN के वोटों से पीपल्स पार्टी अपना सदर भी बनाती है और बाकी आईनी ओहदे भी लेती है। तो यही पीपल्स पार्टी तमाम उनके गंदे कामों में उनका साथ भी देते हैं, लेकिन उसके बाद ये भी कह देते हैं कि इनके पास मैंडेट नहीं है और इलेक्शन शफाफ नहीं हो रहे, और फिर उसके बाद ये भी कह देते हैं कि जनाब ये कोई नॉर्मल बात है, इसमें अब कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, ये अब ऐसे ही होना है और इसलिए हमें भी ये ऐसे ही कबूल है। तो ये बड़ा अफसोसनाक था मेरे लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी एक नौजवान लीडर हैं, मेरे ख्याल से अभी उन्होंने बड़ी सियासत करनी है, तो भाई अगर आपने सियासत करनी है तो कम से कम आप उसूलों की सियासत करें और कारबंद रहें उसके ऊपर। आप अभी अपने करियर के स्टार्ट में हैं, लेकिन आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि आप धांधली ज़दा इलेक्शन को बड़े आराम और इत्मीनान के साथ कबूल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जनाब ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी से जब कश्मीर के बारे में पूछा गया, इलेक्शन के बारे में, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी सीटें जो पंजाब वगैरह में हैं महाजरीन की, उसी सीटों पर नज़र है PMLN की, क्योंकि उन्होंने उसी सीटों की बुनियाद के ऊपर हुकूमत के अंदर हुकूमत साजी में हिस्सा लेना है और उसके ऊपर उनका मौक़िफ़ ये है कि वो सीटें नहीं होनी चाहिए, जो कि एक्शन कमेटी का भी मौक़िफ़ है। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे हैं कि जनाब कश्मीर में इंटरनेट बंद है जिसकी वजह से बड़े मसाइल हैं, कश्मीर में जो आम नौजवान हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही। इन तमाम बातों के ऊपर बिलावल भुट्टो ऐसे आवाज़ उठा रहे हैं कि जैसे वहाँ पर कोई और जमात की हुकूमत है, जबकि इस वक्त भी कश्मीर में बरसर इक़्तिदार उनके अपने वज़ीर आज़म हैं। भाई अगर वहाँ पे इंटरनेट बंद है और नौजवान वहाँ पे तकलीफ़ में हैं, तो आप अपने वज़ीर आज़म से कह के इंटरनेट खुलवाएँ। अगर आज आप यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि वहाँ पे खाने पीने की अशिया की कमी हो रही है, वहाँ पे लोग तकलीफ़ में हैं, तो वहाँ पे हुकूमत किसकी है? क्यों आप रास्ते नहीं खुलवाते? तो पीपल्स पार्टी की ये सियासत अजीब व गरीब भी है, और अब तो मेरा ख्याल है सबकी समझ में भी आ चुकी है कि ये कैसी सियासत है कि आप साथ भी रहते हैं सिस्टम के, बेनिफिट पूरे उठाते हैं, लेकिन फिर आप उसी मुँह से तनकीद भी कर रहे होते हैं कि जनाब ये ठीक नहीं है। तो ये एक अजीब व गरीब मामला है। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये भी कह रहे थे कि जनाब PTI के हवाले से जब मंसूर ने सवाल किए कि आप उनसे बात करेंगे, उन्होंने कहा मैंने तो कभी बात से इनकार नहीं किया, वो खुद ही कहते हैं कि हमने नहीं बैठना तो भाई फिर नहीं बैठना, तो बैठे रहें, फिर जहाँ पर आप हैं रहें। तो उन्होंने उस पर इस तरह का इजहार किया। उन्होंने जब ये पूछा कि जी उनके साथ तो बड़ी तकलीफ़ें उन्हें बर्दाश्त करनी पड़ी, बड़ा जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जी आप आएँ सक्खर जेल में, मैं आपको दिखाता हूँ कि तकलीफ़ें किस तरह एक निहत्ती लड़की ने काटी थी, यानी वो अपनी वालदा का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने तो नहीं सुना उनके किसी लीडर को फांसी दे दी गई हो, मैंने तो नहीं सुना कि उनके लीडर ने 11 साल जेल काटी हो, मैंने तो नहीं सुना कि किसी की ज़ुबान काट दी गई हो। तो कैसे उनकी जो लीडरशिप है वो ये दावा करती है कि उनको ज़्यादा तकलीफ़ें उठाने को मिल रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी एक स्ट्रगल की, लेकिन ये कहना कि जनाब इनकी पार्टी ने उतनी मसाइब नहीं सहे, ये भी एक मेरा ख्याल है हक़ाइक़ के बरक्स बात है। उन्होंने भी बड़े मसाइब सहे हैं और ये भी अपने दौर में अपने हिसाब से बहुत मसाइब सह रहे हैं, क्योंकि जहाँ हम ये देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात कह रहे हैं कि उनको फांसी नहीं लगी, तो भाई उस तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि फांसी लगने के ऐलान के बावजूद भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुलाकातें बंद नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ तो सूरत हाल है कि आपने ज़िंदा ही एक शख्स को एक तरह से कब्र में रखा हुआ है, क्योंकि आप उसकी मुलाकातें अगर नहीं करवा रहे, उसका राब्ता बिल्कुल मुनक़ता करके उसे दीवारों के एक पिंजरे में आपने बंद कर दिया है,
तो वो तो आपके लिए एक कब्र की मानंद बन गई है। वो ज़्यादा अजियतनाक सूरत हाल है जो कि आपने बना दी है कि अगर कोई शख्स तकलीफ़ में हो उसका इलाज ना कराया जाए, कोई शख्स किसी से बात ना कर सकता हो, कहीं बाहर से वो किसी से कलाम ना कर सकता हो, तो आपने तो उसको उससे मौत से भी ज़्यादा एक मुश्किल सूरत हाल में डाला हुआ है, ज़िंदगी उसकी मौत जैसी कर दी हुई है। और फिर जहाँ ये बात आप करते हैं तो ये भी आप देखिए कि ये दुरुस्त है कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी, लेकिन उनकी जेल के बारे में बड़ी हमने तो कहानियाँ सुन रखी हैं, बड़ी किताबें इस पे लिखी गई हैं कि उनके लिए क्या क्या सहूलियात भी वहाँ पे दस्तयाब थी। और ये भी हमने सुन रखा है कि उनके जो मामलात थे उसके अंदर कई मरतबा वो अस्पतालों में भी शिफ्ट हुए हैं, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं। जबकि इमरान खान साहब की जो जेल है या उनके जो दीगर कैदी हैं, चाहे कोट लखपत के कैदी हों, उन बेचारों को तो जल्दी अस्पताल तक शिफ्ट नहीं इवन किया जाता। तो यहाँ मुकाबला कोई ये नहीं है कि कौन कितना जुल्म सह रहा है। मैंने तो पहले ही कहा है कि इवन पीपल्स पार्टी ने भी बहुत जुल्म सहे हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। उनके वर्कर्स ने कोड़े भी खाए हैं, ये भी अपनी जगह हकीकत की बात है। लेकिन जो पीटीआई के वर्कर्स के साथ हुआ है वो भी कम नहीं है। सीधा सरों में गोलियां मारी गई हैं और इन वर्कर्स के घर उजाड़े गए हैं। इन वर्कर्स को जिस तरीके से ब्रूटली मिसिंग पर्सनस बना के मारा पीटा गया है, सामने आप कोड़े मार दें और अकूबत खानों में ले जाके आप उनके साथ क्या क्या कहानियाँ सुने वो मैं बताऊँ तो मेरे लिए अपने लिए शायद मुश्किलात बन जाएं। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर ये सारे सच सामने आएंगे जब थोड़ा सा वक्त और गुजरेगा। तो लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अंडरमाइन नहीं कर सकते कि जो पीटीआई के वर्कर्स ने और लीडर्स ने जो कुर्बानियाँ दी हैं और जो मसाइब उन्होंने सहे हैं वो अपनी जगह इस दौर में। और फिर सबसे बढ़कर ख़वातीन, ये तो हमने पीपल्स पार्टी की दौर में भी नहीं देखा था कि ख़वातीन वर्कर्स को इस तरीके से रखा गया हो जिस तरह आज हम पीटीआई के वर्कर्स को देखते हैं। सरम जावेद से मुतालिक आज पता चला है कि मुसलसल उन पर आवाज़ उठाई जा रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल करना चाहिए, लेकिन अस्पताल एडमिट करने के बजाय उन्हें प्रिजन वैन में अस्पताल ले जाया गया, सिविल सर्विसेज हॉस्पिटल, और वहाँ पे उनके सिर्फ कुछ टेस्ट लेकर वापस उसी प्रिजन वैन में उन्हें जेल भिजवा दिया गया। अभी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि किस अंदाज से इन ख़वातीन के साथ जो ट्रीटमेंट है वो जारी है। तो ये एक अलग ब्रूटैलिटी है। और मेरे ख्याल से अगर हम बिलावल की इस बात को भी एक्नॉलेज कर लें कि जी पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादा जुल्म हुआ था, तो उसके बाद भी फिर तो पीपल्स पार्टी को चाहिए था कि वो ज़्यादा ज़ोर शोर से खड़ी होती इस जुल्म के ख़िलाफ़ कि नहीं भाई ये कब तक सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, अब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप तो उस पूरे जुल्म में हिस्सेदार बन गए क्योंकि आप उसी सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं। और कराची में भी हमने देखा कि कई वाक़यात हुए। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने वो जुल्म बर्दाश्त किए भी थे तो आपने उससे क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जिन्होंने आपके साथ वो जुल्म किए आप उन्हीं के साथ जाकर हाथ मिलाकर बैठ गए, उन्हीं की पार्टी को आप जो है वो वोट देकर वज़ीर आज़म बना रहे हैं, उनके हर उल्टे काम में आप उनका साथ दे रहे हैं। नवाज शरीफ ने ही जरदारी साहब को जेल में रखा हुआ था ना, इमरान खान ने तो नहीं 11 साल जेल में रखा। तो आप तो नवाज शरीफ के साथ ही बैठे हुए हैं। आपको इतराज़ है कि जी बीबी ने जंग लड़ी या बीबी ने जद्दोजहद की तो उनके मुखालिफ कौन थे? नवाज शरीफ साहब ही उनकी मुखालिफत में खड़े हुए थे। तो आज आप अपनी बीबी के अपनी माँ के जो दुश्मन हैं उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं जिन्होंने उनके ऊपर मसाइब ढाए। तो भाई आपने इन चीज़ों से सीखा क्या? ये ज़्यादा मानी रखता है बजाय इसके कि किसने कितनी तकलीफ़ जो है वो सही, और उसके बाद आप उसी तकलीफ़ को अगर जस्टिफाई कर रहे हैं तो फिर उसके बाद आपकी तकलीफ़ सहने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।